हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज हम कुछ टॉप 60 क्वेश्चंस को सीडीपी के, और उन क्वेश्चंस के थ्रू मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो कंप्लीट रिवीजन है हर एक टॉपिक की वो हो सके। और ये जो है जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आप इसमें अपना जो कमेंट सेक्शन है, चैट है जो, उसमें आप अपने आंसर्स को ज़रूर चेक करें। आप कमेंट्स कर सकते हैं, आंसर अपने कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइव की तरह आप इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से, और अपने आंसर्स लिखिए और अपनी जो प्रोग्रेस है आपकी अभी तक की उसको चेक कीजिए, क्योंकि अभी ये टाइमिंग ये है कि आप रिवीजन करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करें। और एक वीडियो आप लोगों के लिए और आएगी जिसमें कि लर्निंग की इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वो सारी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में अपनी तैयारी ज़रूर जांचें आप, ठीक है। मैं भी आप लोगों से बात करती रहूँगी इस वीडियो में, और डिस्कशन रहेगा यहाँ पे बेहतर कुछ 16 क्वेश्चंस का। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और इसके साथ साथ ही आप लोग अपनी तैयारी को जांचने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने सभी जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे सब पे मतलब शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को हम। मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सीडीपी का। हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन क्या है, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है। देखो ये बहुत एक पॉजिटिव वर्ड होता है। आप चाहो तो यहाँ देखते हैं, कई बार क्या सोचते हैं ना हम लोग, कई बार गोले भर रहे होते हैं तो यहाँ देखते हैं आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी आप ज़रूर पूरा ज़रूर पढ़ें। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारा आंसर 101% हो सकता है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस को पढ़ें ज़रूर। ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपने ज़रा सा वर्ड पढ़ा आपने और उसके बाद आपने उसको लगा दिया। बिल्कुल ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है कि ये हो सकता है आंसर, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शंस को पढ़ना आपके लिए मस्ट है हमेशा, ठीक है। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ठीक है भाई। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात पियाजे नहीं करते। कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पर्टिकुलर वे बाय केयरफुली कंट्रोल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, यानी उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। तो पियाजे भाई ना रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं, न एसआर की बात करते हैं, ना ही आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं। पियाजे बात करते हैं हमेशा ज्ञान को सक्रिय रूप से। भाई बच्चा जो है वो खुद एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ये बात करते हैं जीन पियाजे। तो फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज, ठीक है। हम जानते हैं सब में इंडिविजुअल जो आपके व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का जो एक क्रम है आप हमेशा याद रखें। लेकिन अगर पूछ लिया जाए डिफरेंसेस होने के बाद भी डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है फिक्स, बिल्कुल एक सीक्वेंस है फिक्स आपका, ठीक है, कि इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है हर बच्चे का, दुनिया के हर बच्चे का, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि शीर्षगामी अधोगामी, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल यानी कि अधोगामी और शीर्षगामी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी आपका स्थूल चालक विकास या फिर आपका सूक्ष्म चालक विकास, या फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी कि सूक्ष्म चालक विकास से आपका होगा स्थूल चालक विकास की तरफ। तो हमेशा याद रखेंगे आप क्या होगा, ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर की तरफ जाएगा। ग्रोस यानी कि आपकी जो बड़ी मसल्स होती हैं, पहले आप क्या होता है, बच्चा क्या करता है, पूरे हाथ से किसी सामान को पकड़ना शुरू करता है। एक छोटा सा अगर आप उसको ये दिखाएंगे ना, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको फिंगर से इस तरीके से पकड़ने को कहेंगे, वो नहीं पकड़ पाएगा, पूरे हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स पे हमारा कंट्रोल आता है धीरे धीरे करके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, एक अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, ठीक है, अडल्टहुड के लिए एक ट्रांजिशन का काम करती है। वो कौन सी है, एडोलेसेंस है आपकी, मिडिल चाइल्डहुड है, प्री ऑपरेशनल है, एंड चाइल्डहुड है, या फिर आपकी कौन सी है, ठीक है, चारों में से। तो कौन सी आपकी एडोलेसेंस रहती है आपकी, जो आपकी एक किशोरावस्था होती है ना, उसके बाद आप अडल्टहुड में कदम रखते हैं। तो ये क्या करती है, एक ट्रांजिशन का काम करती है अडल्टहुड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। अ चाइल्ड आर्ग्यू दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन save his wife because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral
डेवलपमेंट अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड फॉल अंडर। मतलब कि कहना चाह रहा है एक बच्चा ये तर्क देता है कि जो हाइंस थी, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हाइंस ने चोरी की थी, तो बच्चा कह रहा है हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? वो ये कह रहा है कि वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, बस हमें यहीं से आंसर निकालना है कि कौन सा अपना वो है। मतलब कि बच्चा कह रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगा इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो सीधा सीधा हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, या फिर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है आपका। तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहाँ तो आपको अगर नहीं भी पढ़ी हो ना स्टोरी तब भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बच्चा पनिशमेंट की बात कर रहा है। दैट मीन्स आपका पनिशमेंट और ओबीडियंस वाले स्टेज पर है, जहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ दंड की वजह से और पनिशमेंट की वजह से आप उसको बातें समझ में आती है कि ये सही है और ये गलत है, अदरवाइज उसके लिए कुछ भी मॉरल इमोरल नहीं है। ठीक है, आपका 5th देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की रेफर टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो संवाद, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उनको क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक, प्राइवेट स्पीच, डिस्टॉर्टेड या फिर प्रॉब्लमेटिक स्पीच। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्या होगा आपका आंसर? प्राइवेट स्पीच। ठीक है, क्या रहेगा भाई? प्राइवेट स्पीच आंसर रहेगा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं वो प्राइवेट स्पीच होती है, और वहीं प्याजे इसको क्या कहते हैं? प्याजे इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं कि वो बिल्कुल यूजलेस होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बच्चे अपने कामों को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, एसोसिएशन, टॉयज, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। भाई खिलौने हो गया, पहनावे की वस्तुएं हो गया, घरेलू सामग्रियां हो गया, व्यवसाय, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ देना। भाई गुड़िया से क्या है? लड़कियां खेलेंगी, गन से लड़के खेलेंगे, पहनावे की चीज़ें पिंक कलर लड़कियां पहनेंगी, बाकी ब्लू कलर लड़के पहनेंगे। घरेलू सामग्रियां जो हो गई आपकी, ये औरतों के लिए है, ये आदमियों के लिए। सारी चीज़ें जो है ये किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं ये बताना है आपको। इवॉल्व्ड जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर थ्योरी या फिर जेंडर रेलेवेंस। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ जेंडर को इस तरीके से मतलब दिखाए कि भाई ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है, तो हमेशा वो क्या रहेगा? जेंडर स्टीरियोटाइप रहेगा। अगर कभी भी ये दिखाया जाए कि एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है किसी भी इंसान का, चाहे किसी टीचर का या समाज का, वो औरतों की तरफ हो या आदमियों की तरफ हो, तो वो क्या आएगा? हमेशा जेंडर बायसनेस होगा। ठीक है, दो ही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायसनेस आपका। ठीक है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, दकियानूसी चीज़ें जो हमेशा चलती आ रही हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, वो हमेशा जेंडर स्टीरियोटाइप रहेंगी, और जो भेदभाव की बातें होंगी वो बायसनेस में रहेंगी। इन एन एलिमेंट्री क्लास इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग विद। मतलब एक प्रारंभिक कक्ष में जब एलिमेंट्री क्लास होती है, एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें डिनाई कर देना चाहिए, नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए या बिल्ड ऑन करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? पहले आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो आपका चैट सेक्शन है उसमें बताइए। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका बिल्ड ऑन करना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें बच्चे को आती हैं थोड़ी बहुत ना, जो अपने साथ वो लेकर आई है, उनके ऊपर आप एक महल खड़ा कीजिए। ठीक है, उसके बेसिस पे आप उनको नॉलेज कीजिए। ठीक है, उनके साथ में आप आगे चीज़ों को जोड़िए फिर। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको। आ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए भाई? शिक्षक को मैक्सिमाइज कंपैरिजंस अमंग्स चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के बीच में तुलना करनी चाहिए अधिकतम। प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, यानी कि विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी, यानी कि विद्यार्थियों के बीच में सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता को अनदेखा कर देना चाहिए। या फिर कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर इन द क्लासरूम, ये संप्रेषित करे वो कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। तो क्या आंसर रहेगा बताएंगे आप लोग फटाफट। ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है भाई? बिल्कुल वो क्या करेगी? ये कम्युनिकेट करेगी अपनी बातों से, अपने एक्शंस से, कि भाई वो क्लास के हर बच्चे का सम्मान करती है, उसकी संस्कृति का, उसकी भाषा का, उसके कल्चर का वो रिस्पेक्ट करती है। टीचर एज ए टीचर आपको सबको बराबर में लेकर के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर। Which of the following construct does Right to Education Act 2009 advocate, यानी कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ठीक है, किसकी वकालत करता है? इंटीग्रेशन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन या फिर मेन स्ट्रीमिंग की वकालत करता है। ठीक है, तो किसकी बात करता है भाई? आपकी बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो कहता है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसी ने जब आगे कदम बढ़ाए कुछ, तो इन्होंने ये कहा कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के साथ साथ एक इंक्लूजन भी होना चाहिए। क्लासरूम में एक इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को शिक्षा तो मिले लेकिन अलग थलग भी ना हो, वो इंक्लूजन करके चलना है हमें, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। ठीक है, किस
विचारधारा का ये कहना है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ये अधिकार है उनका। इंक्लूजन है, मेन स्ट्रीमिंग है, स्पेशल एजुकेशन है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन है, तो बिल्कुल क्या है आपका इंक्लूजन है। इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके ज़रूर क्वेश्चन 5 तो बनने ही बनने हैं, ठीक है, पूरे पेपर में मिला करके, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका ये क्या रहेगा, इंक्लूजन की परिभाषा ये कि सबको मिला करके चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम बी, ठीक है। आपको मैच करना, आज के लिए कॉलम वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन को आपका टिपिकल बनाया जा सके, थोड़ा सा मुश्किल बनाया जा सके, ठीक है। तो आपको देखना है भाई गिफ्टेड बच्चे जो हैं वो कहाँ पे आएंगे, लर्निंग डिसेबल, क्रिएटिव, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर ऑर्डर, ठीक है, ADHD वाले कहाँ पे मैच होंगे आपके, ठीक है। फटाफट से मैच करते हैं इनको। तो आंसर आपका देखिए क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट वाले का आप देखेंगे गिफ्टेड जो होगा एबिलिटी टू लर्न क्विक एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, फर्स्ट में D है, ठीक है जी, मैच कर दिया। फर्स्ट में D कितनों में है, 3 में है, तो यानी चौथे वाला तो पहले ही कट गया। उसके बाद आता है लर्निंग डिसेबल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा जो है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा ये कि भाई लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा लैक रीडिंग फ्लुएंसी होगी उसके अंदर में, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के अंदर में, ठीक है। क्रिएटिव बच्चा कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशंस, क्रिएटिव बच्चा ओरिजिनल सॉल्यूशन सोच सकता है। अटेंशन डेफिसिट किसके अंदर होगी, जिसमें डिस्ट्रैक्शन इजीली हो जाएगा। और लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा जो है वो लैक रीडिंग फ्लुएंसी, यानी सेकंड का A होगा आपका, ठीक है, सेकंड वाले का A होगा, थर्ड वाले का B होगा और फोर्थ वाले का C होगा। और ये ऑप्शन हमारा कहाँ बन रहा है, सेकंड वाले में बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एलिमिनेट करके आंसर को फटाफट से ढूंढना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, पूरी तरह से अच्छे से उनको कंट्रोल करके रखता है, तब अच्छे से सीखते हैं। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड पर जो अध्यापक ने लिखा है उसके उत्तरों की नकल कर लेते हैं, तब अच्छे से सीखते हैं, या फिर विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। इससे मज़ेदार ऑप्शन और क्या मिल सकता है बताओ, है ना। तो बच्चे कब सीखते हैं, बहुत प्रभावी रूप से, इफेक्टिव रूप से, जब वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ में, कार्यों में, गतिविधियों में भाग लेते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। ना कि उनके ऊपर डंडा दे के रखो या फिर उनको कंट्रोल करो तब वो अच्छे से सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, ठीक है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए यानी प्रेरित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित कर देना चाहिए, अलाउड ही नहीं करना चाहिए यानी अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, ठीक है, भाई उनको रोकना चाहिए। तो बिल्कुल क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भाई प्रेरित करना चाहिए, उनको एंकरेज करना चाहिए। जब बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है तो उसको हमें बोलना चाहिए वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने पूछा। तो इससे क्या होगा, वो एंकरेज होगा, उसको एक रिइंफोर्समेंट मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम वो पूछ सके क्वेश्चन। अगर उसने पूछा और हमने उसको डिस्करेज कर दिया तो अगली बार बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है, ठीक है। मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। तो आप देखेंगे तीनों ही चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं लर्निंग में हम काउंट करते हैं, अलग अलग आपकी थ्योरीज हमने पढ़ी है जैसे कि उसमें, बट मेमोराइजिंग और रिकॉलिंग आप हमेशा याद रखना, ज़्यादातर मेमोराइजिंग वर्ड जो है ना आपका हमेशा आपको एक नेगेटिव उसमें लेकर के जाता है। तो इस वर्ड को आप नॉट वाले में तो हमेशा इग्नोर कर ही सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये मेमोराइज वर्ड जो है ज़्यादातर टाइम पे आपका नेगेटिव में काउंट होता है, ठीक है। व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटीज, द स्टूडेंट, भाई जब शिक्षक जो है विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है जब टीचर को कि भाई तुम कर पाओगे, अरे ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा सीटेट क्लियर नहीं होगा, मैं तुमसे कहूँ तुमसे नहीं हो पाएगा, अभी तो 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, मोटिवेट थोड़ी ना होंगे। मैं ये कहूँगी नहीं यार कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन बचे तो क्या हो गया, सीटेट बहुत ईजी एग्जाम है, 15 दिन में आराम से निकल जाता है, मैंने खुद निकाला है, आपका क्यों नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, द ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्नर, बिल्कुल ठीक बात है, बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट। अब मैं आपको कहूँ कि 15 दिन में निकल जाएगा आपका, तो आप रिलैक्स्ड और बिल्कुल एफर्ट करना बंद कर देंगे क्या, ऐसा तो नहीं होता। बिकम डीमोटिवेटेड, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, या फिर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, तुम्हें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, जब आप टीचर को बच्चों पर भरोसा होता है कि हो पाएगा तुमसे, क्यों नहीं हो पाएगा, तो बच्चे क्या होंगे, उत्सुक भी होंगे और प्रेरित भी होंगे उस काम को करने के लिए कि भाई मेरी टीचर को मुझ पर भरोसा है, मैं ये कर सकता हूँ, है ना। चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की गलतियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, प्रदर्शित करती हैं बच्चे कितने लापरवाह हैं। शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी बार बार अभ्यास करके उनको तुरंत सुधार देना चाहिए।
आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है या इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये महत्वहीन है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इसका टीचिंग लर्निंग में। तो ठीक है, ये सारी तो हुई यहाँ पर बिल्कुल ही वाहियात बातें। ये है बिल्कुल एक बढ़िया वाली बात कि ये आपका क्या है, एक लर्निंग का पार्ट है। भाई गलतियाँ कौन नहीं करता, अभी तक तो हम भी करते हैं, बच्चे क्या हम बड़े भी गलतियाँ करते हैं, ज़िंदगी भर करते रहेंगे। ये लर्निंग का एक पार्ट है, जहाँ हम गलती करते हैं वहाँ हमारे अंदर एक खिड़की होती है, एक इंसाइट मिलती है टीचर को कि अच्छा ये यहाँ गलती कर रहा है बच्चा, दैट मीन इसको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं अगली बार से इसको अलग तरीके से या अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ठीक है, असेसमेंट क्या है आपका, असेसमेंट यानी मूल्यांकन, शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, इसको बिल्कुल अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नंबर के संदर्भ में लेना चाहिए असेसमेंट को। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप से कुछ नहीं होता। ठीक है, और सेपरेट एक्टिविटी कभी नहीं हो सकती। असेसमेंट हमें क्या करना है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बिल्कुल इसको पार्ट मान के चलना है, तभी तो हम CCE की बात करते हैं ना भाई, कंटिन्यूअस हमें इसको अपनी टीचिंग लर्निंग के साथ में लेकर के चलना है। बच्चा पढ़ रहा है और साथ साथ में हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि उसको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कल्चर, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। पैसिव और इंडिविजुअलिस्टिक है। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, या फिर अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये वाला तो आपके बिहेवियरिस्ट कहते हैं, जो बिहेवियर की बात करते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज भी नहीं कहेंगे हम इसको, पैसिव तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म की जहाँ बात आ जाए ना, आपको हमेशा मिलेगा बच्चा एक्टिवली सीखेगा, सोसाइटी से इंटरेक्शन करके सीखेगा, जैसे प्याजे कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं, एक्टिवली अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में आती है। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट्स, कौन सा प्रिंसिपल है आपका, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे प्राप्य रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ठीक है, तो कॉग्निशन एंड इमोशंस आर सेपरेबल, यानी संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। कॉग्निशन इमोशन आर नॉट रिलेटेड, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर सेपरेबल, नॉट सेपरेबल, और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड, यानी अनुवांशिक और पर्यावरण जो है वो संबंधित नहीं है। तो आप बताएंगे इसमें क्या बात की जा रही है कि जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, भाई वो क्या करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब तो हमसे अच्छा हो नहीं पाएगा, है ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया हो सीटेट का, पहली बार में क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार में क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक तरीके से थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है। तीसरी बार के सोचते हैं यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा इस बार भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, वो थोड़े से आसानी से कार्य को छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है, तो ये बिल्कुल क्या है आपका, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। भाई आपका सीखना, आपका संज्ञान और आपके इमोशंस अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप फेल हो गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉग्निशन बिल्कुल अलग है और आपका इमोशन बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल फील होगा कि भाई ये चीज़ हुआ है मेरे साथ में, और ये चीज़ इससे आपको डिमोटिवेशन भी फील होगा। तो इसलिए कहा गया है कि कॉग्निशन और इमोशंस जो है वो सेपरेट नहीं है, सेपरेबल नहीं है बिल्कुल भी, ये दोनों साथ में है। अ टीचर कैन एंकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके, या फिर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर दिया जाना चाहिए, यानी कि गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ अगर तुमने ये क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया ना, गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये आंसर लगा दिया, भैया गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे देना बच्चे को, ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ना। तो ये वाला ध्यान रखना है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उसको पूरा पढ़ना है आपको। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण कर लेना, उनको मेमोराइजेशन कर लेना, या फिर बच्चों को समस्या के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक बात है। एंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बच्चों को एंकरेज करना है आपको कि भाई वो क्या करें, एक अनुमान लगाएं, मतलब जो एक इंट्यूटिव गेस क्या होते हैं, जो सहज रूप से बच्चा कर सकता है, वो अनुमान लगाएं और मल्टीपल सॉल्यूशंस जो है वो सोचें उसके।
यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट आर इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, वो विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वयं पहल और प्रयास शामिल होते हैं, कौन सी होती हैं? इंटरपर्सनल होती हैं, डिडक्टिव होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, ट्रेडिशनल होती है। भाई जिसमें बच्चे के एफर्ट शामिल होंगे, उसका खुद का इनिशिएटिव शामिल होगा, बिल्कुल क्या होगा? लर्नर सेंटर्ड रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? देखिए, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें बेस्ट वाला देखना है। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज रूल ऑफ एक्सपीरियंसेस, या फिर इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट that involve mental activities such as memory and reasoning. Intelligence is a multi-dimensional involving several abilities not entirely measurable by इंटेलिजेंस टेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है, एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परिणामों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। भाई क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, एक ही फैक्टर में आप इंटेलिजेंस को नहीं नाप सकते कि सिर्फ जो कन्वर्जेंट सोचता है वही इंटेलिजेंट है, ये चीज़ इसी में आ जाएगी आपकी कन्वर्जेंट सोचना भी। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर लर्निंग होता है, इंटेलिजेंस नहीं होता है। ठीक है, और सिर्फ हेरिडिटी से भी कुछ नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, बहुत सारी 70 तरह की चीज़ें इंटेलिजेंस में काउंट होती हैं आपकी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी? प्राइमरी हमेशा याद रख लेना, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए पूरी दुनिया में कौन होता है? आपकी फैमिली होती है, आपका परिवार होता है। फैमिली आपकी जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए वो प्राइमरी है। फैमिली के साथ में बेशक फिर वो दुनिया भर की चीज़ें भर दें, लेकिन फिर भी आपका प्राइमरी हमेशा फैमिली में ही आएगा। ठीक है, परिवार हमारे लिए सबसे पहले होता है, बाकी दुनिया बाद में होती है। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेज थ्योरी इज दैट, ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी का मेजर प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, इसमें हमें ये बताना है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट, यानी कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर, यानी वयस्कों से बेहतर होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, यानी कि मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है बच्चों की सोच, या फिर गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे आप इसका आंसर। 24 का आंसर क्या रहने वाला है भाई क्या होगा? बच्चों की सोच क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है अडल्ट से, क्वांटिटेटिवली सुपीरियर इंफीरियर नहीं होती है, क्वांटिटेटिवली नहीं होगी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में तो बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, दिन भर में आप देखेंगे ना तो वो 50 चीज़ें सोचते हैं, अपने खिलौनों के बारे में, अपनी बुक्स के बारे में, और 70 चीज़ें सोचते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचने के लिए। लेकिन क्वालिटेटिवली अलग होती है, जहाँ आपको आपके ऑफिस की टेंशन हो सकती है, आपकी पढ़ाई लिखाई की टेंशन हो सकती है, आपके पेपर की टेंशन हो सकती है, उनको हो सकता है एक छोटे से खिलौने टूटने से टेंशन हो रखी हो, यानी कि गुणात्मक रूप से अलग होगी, हमेशा याद रखना आप ये। ठीक है, तो 4th हमारा आंसर रहेगा। जेंडर क्या है आपका? इज एन डैश, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, आपका साइकोलॉजिकल है, सोशल है, या इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल जेंडर वाले में डिस्कस भी किया था। जेंडर जब भी आ जाता है तो आपका क्या है? ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? जेंडर एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया ने बना के दी है। अच्छा, ये आदमी है, ये काम करेगा, ये औरतें हैं, ये सिर्फ घर में रहेंगी, ये वाले काम करेंगी। और अगर आ जाता है सेक्स, क्या है आपका? सेक्स क्या है आपका? तो सेक्स आपका बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है। भाई सेक्स जो है वो भगवान ने बनाया है। ठीक है, जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपका भगवान ने बनाया है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेंडर रोल्स जो हैं वो आपके सोसाइटी ने बनाया है, इसलिए सोशल कंस्ट्रक्ट है आपका जेंडर जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट? ब्रॉड डोमेन कौन कौन से होते हैं आपके? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ, फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, या फिर सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी और सेल्फ। देखो ना, तो हमने पर्सनैलिटी वाला इसमें ब्रॉड में पढ़ा, ना सेल्फ वाला। स्पिरिचुअलिटी की कोई बात होती ही नहीं है, यहाँ भी स्पिरिचुअल आ गया, ये भी हटा दो, सेल्फ आ गया, ये भी हटा दो। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशंस, अगर सीडीपी में सी भी ना पढ़ा हो ना तब भी इसका आंसर निकल जाएगा आराम से। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी अगर ये डोमेन्स आपने अलग से ब्रॉड डोमेन्स के रूप में नहीं पढ़े होंगे ना, तो भी आंसर आप निकाल सकते हो कि भाई हमने ये सुने हुए हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल आपके 4 ब्रॉड होते हैं, बाकी सब इन्हीं में आ जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? बच्चों और उनके अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल टू लर्निंग, ठीक बात है। चिल्ड्रन इज मोटिवेटेड टू लर्न एंड देयर कैपेसिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, ठीक है। चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिशमेंट टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्नर। भाई पनिशमेंट की बात तो हम बिल्कुल नहीं करते, बच्चा हमारा भगवान होता है बिल्कुल सीडीपी में, ठीक है। यहाँ बात की जा रही है सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में
कि उसकी सिर्फ सामाजिक अर्थ पृष्ठभूमि जो है वो निर्धारित करेगी। यहाँ बात की जा रही है सिर्फ हेरिडिटी के बारे में, लेकिन बात ये होगी कि ऑल चिल्ड्रंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सारे बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ऐसा आपका मारिया मोंटेसरी भी कहती हैं कि सभी बच्चे नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि हम ही क्या करते हैं उनकी जो मोटिवेशन उसको सप्रेस करते हैं कई बार कि भाई यार क्यों इतने दिमाग खाते हो, क्यों इतने क्वेश्चन पूछते हो फालतू के। जबकि बच्चा क्या होता है, वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता है, मोटिवेटेड रहता है, उसको हर एक नई चीज़ सीखने में बड़ा मजा आता है। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस आर सीन एज, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा में मिनिएचर अडल्ट हैं, पैसिव हैं, इमिटेटर्स हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर हैं या ब्लैंक स्लेट है। बिल्कुल सीधा सा आंसर है क्या होगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे क्या हैं आपके, एक्टिव एक्सप्लोरर हैं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में हम उनको देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग क्या है आपका, एक सोशल एक्टिविटी है, इंडिविजुअल है, पैसिव है या फिर कंडीशनड एक्टिविटी है। तो क्या है आपका, लेव वाइगोत्स्की आपके क्या है, सोशल एक्टिविटी को मानते हैं कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, इंटरेक्शन करके सीखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, एक बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बतानी है आपको। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या आएगा आपका, सर्कुलर रिएक्शंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन या इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ठीक है, तो ये तीनों आपके किसके आ जाएंगे, सेंसरी मोटर में आ जाते हैं। सर्कुलर रिएक्शंस भी आपके, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और डेफर्ड इमिटेशन करना, बट इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आपकी किस में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है आपकी। ठीक है, तो ये हो गए हमारी 30 क्वेश्चन। इन 30 में से आपके कितने रहे, ज़रा फटाफट से आप लोग बताइए मुझे अपने चैट सेक्शन में। इन 30 में से आपके कितने सही रहे ज़रूर बताइए आप मुझे। 30 अभी हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से कर लेते हैं आपके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदन अवधि जो है, संवेदनशील अवधि कौन सी है। प्री नेटल पीरियड आपका जन्म से पूर्व की अवधि है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है या फिर अडोलेसेंस है आपकी। ठीक है, फटाफट से बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स भी। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, जैसा कि आपके चॉम्स्की भी कहते हैं, जो उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो ये कहते हैं कि जो आपकी चाइल्डहुड होती है उसमें वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी क्या होती है, काम करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय कोहलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा आपकी कौन सी ऐसी स्टेज जो है वो दी गई है, तो लेटेंसी स्टेज है आपकी। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है या इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज है आपकी। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कौन सी वाली स्टेज है इसमें, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दी गई कौन सी है आपकी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की स्टेज आपकी किसने दी है, आपकी कोहलबर्ग ने दी है। ठीक है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है भाई, एक जो टीचर है वो ज़्यादा ध्यान किस पर दे रही है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, जेंडर बायस है, जेंडर आइडेंटिटी है, रिलेवेंस है या कंसिस्टेंसी है, पक्षपात है आपका, पहचान है, संबंधता है या समरूपता है। तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका, ये जेंडर बायसनेस कहेंगे हम इसको। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक किसी भी जेंडर की तरफ झुकाव होना आपका जेंडर बायसनेस कहलाया जाएगा। और घिसी पिटी रीति रिवाजों के बारे में बात करना कि औरतें ये करेंगी या वो करेंगी, तो वो क्या होगा आपका, जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। और अगर आपसे ये कह दिया जाए, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते, क्या पता इसी में मैं बताने जा रही हूँ वो हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। ठीक है भाई, जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, इम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल यानी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व दे दिया जाए, जेंडर सेग्रीगेट रोल प्ले कर दिए जाए, जेंडर मतलब पृथक खेल समूह बना देना, या फिर जेंडर सेग्रीगेट सीटिंग अरेंजमेंट यानी जेंडर पृथक बनने बैठने की व्यवस्था करना चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें तो जेंडर बायसनेस को बढ़ाएगी बल्कि। ठीक है, बल्कि ये क्या होगा आपका, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसनेस, बल्कि डिस्कशन होना चाहिए आपके जेंडर बायसनेस को लेकर के कि भाई पक्षपात जो है जेंडर को लेकर के वो नहीं होना चाहिए, और उस पर आपका एक बेहतर एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए बच्चों के साथ में। ठीक है, एक चीज़ आपसे और पूछ ली जाए अगर कि भाई कुछ, अगर आप देखो ना कि धरती में कुछ चीज़ें जो सालों से चली आ रही है, उसके अलग कोई चमत्कारिक बात आपसे की जाए कि भाई जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हैं, ठीक है, और पुरुष जो है वो बहुत अच्छे खाना बनाते हैं। ठीक है, सोसाइटी में क्या है, जेंडर रोल इससे
मतलब ऑपोजिट माना जाता है। एक धारणा बनी हुई है कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि महिलाएं बहुत अच्छी ड्राइवर हैं और पुरुष बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ये आपके ऑप्शन में है, तो आपका मतलब ये आपका क्वेश्चन है अगर, तो आपके ऑप्शन में आपका आंसर क्या रहने वाला है, हमेशा ये रहेगा कि ये जो वाक्य है वो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने वाला है, ठीक है। आपका आंसर हमेशा ये रहेगा, ठीक है। जब भी कोई कहते हैं ना समाज से अलग बात करे ना, बिल्कुल ही जो दकियानूसी चीज़ों से अलग बात करे, महिलाओं के बारे में कुछ अच्छा बोले, ठीक है, या फिर पुरुषों के बारे में कुछ ऐसी बात करें जो महिलाएं काम करती हैं, तो वो हमेशा जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने वाली बात होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज अ एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज एम्फेसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। अब आप यहाँ से अगर इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे ना, एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज, तो आप लोग प्याजे लगा दोगे, इसलिए कहती हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना पेपर में। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अब इस बात को भूलना मत कि सामाजिक और संस्कृति की बात की जा रही है। जेबी वॉटसन है, लेव वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, लॉरेंस कॉलबर्ग है आपके, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक बात कौन करते हैं, हमेशा लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं समाज और संस्कृति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने। वाइल वर्किंग ऑन अ जिग्सो पजल अ 5-year-old नजमा सेज टू हरसेल्फ, वेयर इज द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो देयर एंड मेक दिस शू, ठीक है। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड टू बाय वाइगोत्स्की। एक जिग्सो पजल एक 5 साल की बच्ची नजमा खेल रही है, वो कह रही नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला नीला, जिससे कि ये जूता पूरा बन जाएगा, मतलब अपने आप से बात कर रही है वो, ठीक है। तो इसको वाइगोत्स्की के उसमें क्या कहेंगे हम रेफर्ड में, प्राइवेट स्पीच कहेंगे, टॉक अराउंड कहेंगे, स्कैप फोल्डिंग या ईगोसेंट्रिक स्पीच कहेंगे। तो क्या कहेंगे फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइवेट स्पीच कहेंगे। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे अपने कामों को डायरेक्शन देते हैं अपने आप से बात करके, वो प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक है। पियाजे कहते हैं ईगोसेंट्रिक बात करते हैं बच्चे, फालतू में बकते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, इन्फोर्समेंट है, कंडीशनिंग है, मॉडलिंग है या फिर स्कैप फोल्डिंग है, ठीक है। वाइगोत्स्की के देखो 2 क्वेश्चन एक जगह मिल गए हैं आप लोगों को, तो आपका क्या रहेगा आंसर फटाफट से बताएंगे आप लोग, ठीक है। आंसर क्या रहने वाला है, स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। जब भी कोई ऐसी सहायता दी जाए जिससे आप अपना काम पूरा कर पाएँ, जो बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर दी जाए, वो क्या होगी, आपकी स्कैप फोल्डिंग होगी, ठीक है। Which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by जीन पियाजे, भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करने वाला इनमें से कौन सा है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग और प्रोपोर्शनल थॉट, या फिर कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, या फिर डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, या फिर मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आप फटाफट से मुझे बताएंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, कंजर्वेशन, ठीक है। बच्चे में क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर में कंजर्वेशन आ जाता है, क्लास इंक्लूजन आ जाता है, कक्षा समावेशन बच्चे के अंदर में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से हम लोग 9th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, ठीक है, कौन सी है, स्कीमा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, कंडीशनिंग है, इन्फोर्समेंट है, ठीक है। तो पियाजे की बात की जा रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात बेंडोरा करते हैं, कंडीशनिंग और रिस्पॉन्स की बात आपके स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सब करते हैं, है ना। तो क्या बच गया आपका, स्कीमा। बच्चे के माइंड में जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं दुनिया को लेकर के, उनको स्कीमा कहा जाता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट आकलन का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है, ठीक है। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता और भ्रांतियों को समझाना। लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, बच्चों को उनके प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या मेकिंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड, उनको पास फेल कर देना। असेसमेंट का उद्देश्य चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, कभी भी मार्किंग करना, पास फेल करना, लेबलिंग करना या फिर उनको रैंक देना नहीं होता है, ठीक है। बल्कि क्या होता है, ये समझना होता है कि बच्चे को कहाँ पर क्लैरिटी है, कहाँ पर कन्फ्यूजन है। जैसे ही आप उसका असेसमेंट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कहाँ कन्फ्यूजन है और कहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको
आंसर में हमेशा ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। देखो फिर से इंटेलिजेंस में वही क्वेश्चन है और सेम आंसर मिलेगा, देखना। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, ठीक है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड और डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी बुद्धि को मानकीकृत प्रशिक्षणों के माध्यम से सटीक रूप से मापा जा सकता है। इंटेलिजेंस इज अ यूनिफैक्टर, यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेट, एक एकात्मक कारक है और एक एकाकी विशेषक है। या फिर इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। बिल्कुल ठीक बात है, जैसा कि मैंने लास्ट उसमें भी एक पेपर में आपका आया था क्वेश्चन कि क्या है, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है। इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें काउंट हो जाती है, सिर्फ एक चीज़ इंटेलिजेंस में काउंट नहीं होती है कि कोई एक गुण है आपके अंदर और आप इंटेलिजेंट है, नहीं, वो एक आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, बट इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, ठीक है। रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकर है, कन्वर्जेंट थिंकर है, रिजिड थिंकर है, या फिर ईगोसेंट्रिक थिंकर है, ठीक है। तो देखो अब आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर लगाएंगे क्रिएटिव थिंकिंग, कि भाई वो क्या करती है, मल्टीपल सॉल्यूशंस को सोच लेती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, लेकिन जब भी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। हाँ, अब आप सोचेंगे मल्टीपल सॉल्यूशंस है तो कन्वर्जेंट थिंकिंग हो सकता है इसका आंसर, है ना, बट इसका आंसर क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग। आप लोग बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं अगर क्रिएटिव थिंकिंग लगा रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिव थिंकर है वो, जब भी कोई क्रिएटिव थिंकर होगा तो वो कन्वर्जेंट थिंकर जरूर होगा, वो कन्वर्जेंटली सोचेगा ही सोचेगा, दिशाओं में जरूर सोचेगा वो, ठीक है। तो कन्वर्जेंट थिंकर, नहीं भाई, कन्वर्जेंट थिंकर तो अलग चीज़ हो गया ना, कन्वर्जेंट क्या हो गया, अभी सारी सोच जिसकी सिर्फ एक ही आंसर देते हैं, तो क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर इसके अंदर होता ना तो वो भी इसके क्रिएटिव थिंकर के अंदर आ जाता है। तो रूही क्या है आपकी, क्रिएटिव थिंकर है, ठीक है। कन्वर्जेंट क्या होता है, एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होना। डाइवर्जेंट क्या होता है, एक प्रॉब्लम के आपने 10 सॉल्यूशन बता दिए, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट नहीं आएगा इसमें आएगा आपका क्रिएटिव थिंकिंग। रूही क्या है, क्रिएटिव थिंकर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डेप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई एक वंचित समूह है, वो क्या करता है, कक्षा में कम भागीता है अगर उसकी हर एक चीज़ में ही, तो आप क्या करेंगे, आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। भाई कहेंगे बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए, कहेंगे भैया तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ, या फिर एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़, जैसे कुछ टीचर्स करते हैं, भैया हमें क्या मतलब है, हमें तो बस सैलरी लेनी है ना, और जाना है स्कूल और वापस आ जाना है, तो जैसे है वैसा स्वीकार कर लो भाई, है ना। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों से अपेक्षा ही कम रखनी है कि इनसे कुछ ना हो पाएगा। या फिर रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो आंसर क्या रहने वाला है, आंसर रहेगा आपका फोर्थ वाला। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना है हमें कि बच्चों की सहभागिता को कैसे हम लोग इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, नए नए तरीके सोचने हैं कि किस तरीके से हम सब बच्चों को इंक्लूड करके एक्टिविटी में आगे लेकर के जा सकें। बाकी सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल ही वाहियात ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना चाहिए। कैसे, मतलब शुड नॉट प्रिपेयर, नहीं तैयार करना चाहिए, ओकेशनली तैयार करना चाहिए, कभी कभी एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन, यानी कि तैयार करना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में, इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर को सक्रिय रूप से अपना एजुकेशन प्लान जो है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी कभी कर लिया कभी कभार नहीं किया, हमेशा करना होगा, ठीक है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया इंक्लूड, डिसलेक्सिया के बारे में बात की जा रही है, पठन वैफल्य, ठीक है। तो क्या होगा, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, या फिर इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, या फिर इंगेजिंग इन रेपिटेटिव लोकोमोटर एक्शंस, ठीक है। तो आंसर क्या रहने वाला है आपका, फटाफट से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहेगा, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, ठीक है। ये आप लोगों के मैंने करवा रखे हैं सारे के सारे, और ट्रिक भी बता रखी है कि इनको किस तरीके से याद रखना है, ठीक है। वीडियो आप लोग देख लेना, नहीं देखी है तो। डिसलेक्सिया क्या है आपका, जब आप पढ़ने में गलती करते हैं तो आपका क्या रहेगा, डिसलेक्सिया होगा। नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है। अब इसको राइट टू एजुकेशन के
उसमें पूछा गया है, कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन को, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, द बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स यानी व्यवहारवादी सिद्धांत है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड यानी कि उनकी प्रकृति हमें को सहानुभूति रखना चाहिए कि क्या करें बेचारे हैं, है ना। राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, या फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन, भाई उनको क्या है, मुख्यतः उनको व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा नहीं, बल्कि उनको अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य यानी कि उनको एक राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में उनको आपको क्या करना है, शामिल करना है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, भाई एजुकेशन सबका राइट है, और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि भाई बच्चे का अधिकार है, सब बच्चों का अधिकार है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा भी है ना, अगर डिफरेंटली एबल्ड बच्चा भी है तो भी उसको क्या करना है, आपको उसको वो सारे अधिकार के साथ में पढ़ने का अधिकार देना है, सबके साथ में इंक्लूजन करके उसको आपको चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, फिर से देखो वही क्वेश्चन, लर्निंग इज बेस्ड ऑन प्राइमरली बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, या फिर फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, एक्टिवली कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करना, एंकरेज करना, इंगेज करना बच्चे को, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में। तो मीनिंग मेकिंग पे फोकस करना है हमें। नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस, ठीक है, फिनोमिनन्स, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांत, या फिर हम इनको कहते हैं भोले सिद्धांत भी कहा जाता है, इनको ऑल्टरनेट कंसेप्शंस भी कहा जाता है इनको, के संदर्भ में एक शिक्षकों के द्वारा क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम इसको, शुड बी इग्नोर्ड बाय टीचर, इग्नोर कर देना चाहिए, जैसा सोच रहा है वैसा सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुड बी पनिश्ड बाय टीचर, पनिशमेंट देनी चाहिए कि ऐसा कैसे तुम सोच रहे हो इस बारे में। शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजिंग, यानी कि बार बार याद करके उनको बदल देना चाहिए, बार बार याद करवा करके, या फिर शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर 18 का, ठीक है। आंसर क्या रहने वाला है, शुड बी चैलेंज बाय, उसको चैलेंज करना चाहिए आपको, मतलब पॉजिटिवली चैलेंज करना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों के द्वारा आपको क्या करना चाहिए, इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चे के दिमाग में अगर कोई गलत कंसेप्शन बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि भाई हम लोग अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो कहेंगे ये पेड़ हमारे साथ साथ में चल रहा है, चंदा मामा मेरे साथ साथ में चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उनको बड़े आराम से और एविडेंस के थ्रू उनको समझाएंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये एग्जैक्टली ऐसा होता है ना। तो उनको गलत साबित नहीं करना है, उनको बताना है कि वो कहाँ पर आप उनके जो भोले सिद्धांत है वो किस तरीके से हैं आपके, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स एक्सक्लूसिवली रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, गिव प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, रोट मेमोराइजेशन, लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो देखो जो चाइल्ड सेंटर की बात करेगा वो आपके ना तो टेक्स्ट बुक पे मतलब वो रहेगा पूरी तरह से निर्भर, ना लेबलिंग करेगा ना मेमोराइजिंग होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, बच्चे के खुद के अनुभवों को, ठीक है, प्रमुखता देगा कि बच्चे के खुद के क्या एक्सपीरियंसेस हैं और उन्हीं के ऊपर वो क्या है आगे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड ऑन करेगा। इमोशन एंड कोग्निशंस आर डैश ईच अदर, देखो इसी क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, पिछली बार भी यही पूछा हुआ था, इस बार भी यही पूछा हुआ है। क्या है, एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इंटरवुवन है, या फिर नॉट रिलेटेड टू, संबंधित ही नहीं है। तो क्या रहेगा आपका आंसर 28 का, फटाफट से लिखो आप लोग, ठीक है। क्या रहेगा भाई, इंटरवुवन है। ये आप अपनी तैयारी जांचिए साथ साथ में, ताकि आपको पता चले कितने बन रहे हैं आपके 30 में से, कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। पता चलेगा आपको कि आप किस तरीके से सोचते हैं और एग्जामिनर आंसर क्या दे रहा है आपको। क्या है, इंटरवुवन है, यानी कि सन्निहित है, एक दूसरे में बुने हुए हैं, बिल्कुल अलग नहीं है एक दूसरे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रेपिटेटिव एसोसिएशन, या फिर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। रिकॉल की बात हम नहीं करते, मेमोराइजिंग की बात हम नहीं करते, रेपिटेटिव बिहेवियर की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं बात, हम करते हैं बात कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की और एक्टिव इंगेजमेंट की, सक्रिय रूप से बच्चा भागीदारी ले, वो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। भाई कभी कभी आप एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, कभी कभी नॉन एग्जांपल्स के थ्रू समझाना पड़ता है चीज़ों को, तो उसका जो है क्या परिणाम है। इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, ठीक है, एक इफेक्टिव वे है कॉन्सेप्चुअल चेंज लाने का, या फिर लीड टू कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न कर देता है, कॉज गैप इन देयर अंडरस्टैंडिंग यानी कि अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा कर देता है, या फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये अवधारणात्मक समझ के बारे में प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहने वाला है इसका फटाफट से आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या रहेगा, इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। ठीक है, बच्चा क्या है, कॉन्सेप्चुअल चेंज आएगा बच्चे के अंदर में, ये इफेक्टिव वे है इंकरेज करने का उसको। भाई कभी आपने एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर एग्जांपल्स दे दिए, कभी कभी नॉन एग्जांपल्स के थ्रू आपने समझाया, तो ये एक इफेक्टिव वे है आपका कॉन्सेप्चुअल चेंज करने का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रेपिटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। भाई देखो, बच्चों की अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार उनको अगर पुरस्कार और दंड दिया जाए तो क्या होगा। ये आपकी रेनफोर्समेंट में बात की जाती है ना, कि भाई उसको इंटरवल पे देना चाहिए, फिक्स्ड देना चाहिए, या कैसे जो है रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, उस पर बात की जा रही है कि उससे होगा क्या। अगर लगातार आप बच्चे को मतलब हर चीज़ अच्छा करने पे आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं, हर चीज़ गलत करने पे उसको दंड दे रहे हैं, तो क्या होगा। डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाएगी। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। या फिर डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन द लर्निंग। फटाफट से बताएंगे आप लोग 23 का आंसर। ठीक है, आप लोगों ने लगा लिया होगा आंसर, आई एम श्योर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर 4। देखिए क्यों, क्योंकि जब भी आप बच्चे को सिर्फ अच्छा करेगा तो आपने उसको मतलब पुरस्कार दे दिया, गलत करेगा दंड दे दिया, तो उसकी जो खुद के जो स्वाभाविक जो उसकी इंटरेस्ट है, जो उसकी जिज्ञासा है ना, वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब या तो वो पनिशमेंट के डर से काम करेगा, या तो वो हर चीज़ के लिए रिवॉर्ड की उम्मीद करेगा कि भाई मैं ये तभी करूँगा जब मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, या फिर इसलिए काम करेगा कि भाई नहीं करूँगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो खुद का जो इसका इंटरेस्ट है ना, जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन है, या फिर कांस्टेंट कंपैरेटिवली इवैल्यूएशन है, यानी कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, सहयोगात्मक अधिगम, या फिर शारीरिक दंड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करता है। ठीक है, तो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करने वाली दो चीज़ें, एक तो कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, और दूसरा आपका CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन होना चाहिए आपका। तो ये दोनों कहाँ है आपके, सेकंड और थर्ड, सेकंड ऑप्शन में है आपके। ठीक है भाई, आपको कोऑपरेटिव लर्निंग में आपको क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। दूसरा आपका एक टाइम से आपका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कितनी लर्निंग हुई है। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक व्याख्यात्मक वो दे करके, या फिर एक ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल्स, या फिर बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है कि जो भी जटिल अवधारणाएं होती हैं ना आपकी, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको शिक्षक अगर बच्चे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहे तो सबसे बेटर तरीका होता है बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। भाई डिस्कशन किया जाए, अन्वेषण किया जाए, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। उनको जटिल चीज़ें भी आप समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय ऑफरिंग मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड। ठीक है, फॉर एवरी स्मॉल टास्क, भाई प्रत्येक छोटे काम के लिए उसको पुरस्कार दिया जाए, वो भी मटेरियल वाला पुरस्कार। ठीक है, एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि सिर्फ प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल दिया जाए। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, यानी गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके। एंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, बच्चों को सहजनाभूत
ठीक है, अनुमान लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उस पर आधारित विचार मंथन किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चा जो सहज रूप से जो नेचुरली अनुमान लगा सकता है ना, उसका मौका दिया जाए बच्चे को हमेशा, और फिर उस पर आपको विचार विमर्श किया जाए कि उसने कितना ठीक कहा, कितना गलत कहा, या कितना उस पर आगे आप उसमें काम कर सकते हैं उसके उस विचार पर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज नॉट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर एट अ रैपिड पेस, निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है? सबसे ज़्यादा तीव्र किसमें होता है? इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड में, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस में, या फिर एडोलसेंस एंड अडल्टहुड में? फटाफट से आंसर लगाइए आप लोग। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? आंसर नंबर रहेगा फर्स्ट, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, यानी जब बच्चा छोटा होता है 0 to 2 ईयर्स, और तो आपका अर्ली चाइल्डहुड होती है, इन्फेंसी होती है, और जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना 2 to 6 ईयर वाला, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट एक रैपिड पेस पर होता है। आपने देखा होगा बच्चा छोटा सा एकदम से, अभी मैं अपने बेटे को ही देखती हूँ, उसके कपड़े में देखती हूँ, मतलब हर 2 महीने बाद में छोटे हो जाते हैं, लगता है अरे ये छोटे हो गए, अरे ये मतलब इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा रैपिडली होता है उसमें। आपने भी देखा होगा, आप लोग जो मदर्स हैं वो तो अच्छे से भली भांति इस चीज़ को समझ सकती हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता, और फटाफट से मतलब उनके कपड़े जो होते हैं ना छोटे हो जाते हैं, रखे रखे हमें लगता है नहीं यार ये तो अभी बड़े हैं, अभी तो आएंगे इसको ये, और वो छोटे हो जाते हैं, है ना। तो वही वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत होता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी विकास परिवर्त्य होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक बात है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ठीक है। नॉट पूछा है, चारों में से नॉट पूछा गया है, इसको बिल्कुल भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। देखो सीटेट भी बाकायदा बड़ा बड़ा लिखा है अक्षरों में कि इग्नोर नहीं करना है आपको इसको, ठीक है। तो क्या होगा आंसर आपका? डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। भाई सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक और संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है भाई कि फिर तो एनवायरनमेंट की भूमिका ही खत्म हो जाएगी अगर इसको संस्कृति और मतलब एनवायरनमेंट इसको प्रभावित नहीं करेगा तो, ठीक है। फिर तो वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है वो बिल्कुल ही आपकी क्या हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी, झूठ हो जाएगी। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, प्राइमरी कॉज क्या है आपका इंडिविजुअल वेरिएशन का? द जेनेटिक कॉर्ड्स रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, यानी लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी जन्मजात विशेषता होती है। द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, न सिर्फ हेरिडिटी, न सिर्फ इनबॉर्न आपका, न सिर्फ एनवायरनमेंट, बल्कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट होता है जो आपका एक जो मानव होता है वो, ठीक है, उसका पूरा जीवन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के आपका बिल्कुल बैलेंस करके चलती है ये दोनों चीज़ें। तो इन दोनों का ही आपके ऊपर प्रभाव रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। सेकेंडरी की बात की जा रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि फैमिली आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है, परिवार सबसे पहले, बाकी दुनिया बाद में। तो ये प्राइमरी में आ गया, ये प्राइमरी में आ गया। उसके बाद मीडिया एंड नेबरहुड, ठीक है, या फिर स्कूल एंड मीडिया। तो स्कूल आपका सेकेंडरी में रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। मीडिया एंड नेबरहुड आपका आ गया, बाद की बात होगी। स्कूल और मीडिया, स्कूल सेकंड नंबर पे, तो स्कूल के साथ में जो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आएगा आपका? स्कूल आएगा। देखो फैमिली आपका फर्स्ट में मान लेना, स्कूल आपका सेकंड में मान लेना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इनके साथ में जो भी हैं कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये हमारे हुए 60 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट। 60 में से आपका स्कोर आई होप कि बहुत अच्छा रहा और रहना भी चाहिए इस टाइम पे जब पेपर में 15-16 दिन बचे हैं। तो आपका आराम से 55 से 57 से 58 से और कभी किसी के 60 अबाउ 60 भी आए होंगे और बहुत खुशी की बात है ये। तो इसी तरीके से अब हम CDP की प्रैक्टिस जो है वो करते रहेंगे। रोज़ मैं आप लोगों के लिए 60 और 60 ना हो सका तो 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रोज़ लेके आऊँगी। अब पेपर तक हम लोग बढ़िया से क्वेश्चंस के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी वीडियोज़ में, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आप लोगों को, ठीक है। मेरी मेहनत के साथ साथ में आप लोगों की शेयरिंग भी ज़रूरी है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। जिस मोटिवेशन को हम पढ़ते हैं उस मोटिवेशन की ज़रूरत हर इंसान को होती है, आपको भी होती है। आपके लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। तो आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।